आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत बीएड प्रथम वर्ष के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत आज हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे स्किनर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, आज हम लोग इस पर परिचर्चा स्थापित करेंगे। इस वैश्विक महामारी में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया निर्बाध गति से चलती रहे और हम लोग इस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी अधिगम प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते रहें, इसका यह उद्देश्य है और हम सबका यह प्रयास है। यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे स्किनर के नाम थ्योरी के नाम से जानते हैं, YouTube पर यह वीडियो उपलब्ध रहेगा और आप लोगों को लिंक के माध्यम से यह वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षण एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा सातत्य है। दोनों में निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। हम तो सीख जाएंगे, मैं तो कर लूंगा, अरे मैं एक दिन पढ़ूंगा याद हो जाएगा, ऐसी बातों का अधिगम प्रक्रिया में ना ही इस पर किसी प्रकार की कोई थ्योरी बनी है और ना ही इस प्रकार का कोई मत का कोई प्रतिपादन ही किया है। सभी मनोवैज्ञानिक जिस एक मत पर सब लोग जिनका अभिमत है वह यही है कि शिक्षा में और अधिगम प्रक्रिया में सातत्य का होना बड़ा जरूरी है और यह निरंतर होना बड़ा जरूरी है। और हम लोगों ने अधिगम का जितने भी अधिगम के सिद्धांतों को पढ़े हैं, अधिगम को हम लोगों ने समझा है। पावलोव और थॉर्नडाइक के थ्योरी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं, तो वहाँ भी सक्रियता का और वहाँ भी निरंतर प्रक्रिया का होना बड़ा अनिवार्य माना गया है, बड़ा जरूरी माना गया है। अधिगामी के लिए 3 बातें बहुत स्पष्ट कही गई हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने जो अपने सिद्धांत किए उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत। सीख वही व्यक्ति सकता है जो तत्पर हो, जो सकारात्मक प्रवृत्तियों को, सकारात्मक क्रियाओं को लेकर आगे बढ़े, नकारात्मक प्रवृत्तियों को छोड़ दे और उन सकारात्मक प्राप्त की गई प्रवृत्तियों में निरंतर अभ्यास करता रहे, वही अधिगम करता जाता है, वही सीखता जाता है और उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। शिक्षा जगत में भी इसके बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक शिक्षक के रूप में हम लोग भी इसको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से परिचर्चा स्थापित की है।
उसी परिचर्चा में आज हम लोग एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, एक व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक और क्रिया प्रसूत सिद्धांत को देने वाले बीएफ स्किनर महोदय के बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बीएफ स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 20 मार्च 1900 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 में हुई। बीएफ स्किनर का पूरा नाम बरहस फ्रेडरिक स्किनर। कभी कभी बीएफ स्किनर का पूरा नाम परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम है बरहस, BURRHUS, बरहस फ्रेडरिक, FREDRIC, बरहस फ्रेडरिक स्किनर, SKINNER, स्किनर। तो बीएफ स्किनर जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनका पूरा नाम बरहस फ्रेडरिक स्किनर था। यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। यह बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी। यह एक आर्थर थे, लेखक, और ये एक बहुत बड़े इन्वेंटर थे, आविष्कारक। इन्होंने, बीएफ स्किनर ने सिर्फ अधिगम के सिद्धांत ही नहीं दिए, अधिगम के सिद्धांत पे इनका योगदान है। उसके बाद से लर्निंग की एक सिस्टमेटिक आधार किस प्रकार उपलब्ध कराई जाए, उनका इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, इसलिए इनको इन्वेंटर कहा गया। दूरस्थ शिक्षा और पत्राचार माध्यम से जो विद्यार्थी पढ़े हैं, या आप लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और नालंदा खुला विश्वविद्यालय, यदि आप लोग नाम जानते हैं, और इसमें से जो लोग भी पढ़े हैं, तो वहाँ जो भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वो बीएफ स्किनर के ही सिद्धांतों पर वह स्टडी मटेरियल तैयार की गई है, जिसको हम लोग सिर्फ इतना यहाँ जान ले कि उसको अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। वह एक वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री है, जो अधिगामी के लिए सीखने में व्यवहारिक स्तर पर सरलता प्रदान करती है। तो बीएफ स्किनर एक बहुत बड़े इन्वेंटर थे।
समय आएगा तो जब उसमें भी आएगा तो मैं बताऊंगा कि बीएफ स्किनर का जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन है उसकी भी 3 उसमें भाग हैं, लीनियर, ब्रांचिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको बोलते हैं रेखीय, शाखी और मैथेटिक्स। तो वहाँ पे अभी इस बात का यहाँ पे जिक्र का कोई विशेष स्थान नहीं है, लेकिन इनके जीवन परिचय में ये सब बातें जाननी चाहिए और जरूरी भी है। और बीएफ स्किनर एक सोशल फिलोसोफर थे। बीएफ स्किनर की आप लोग कई जगहों पर इनकी परिभाषाओं को आप लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो यह एक सोशल फिलोसोफर भी थे। बीएफ स्किनर महोदय ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, उसमें इन्होंने कुछ प्रयोग किए और जिस प्रकार से पावलोव ने और थॉर्नडाइक ने, जैसे कि पावलोव का जो बॉक्स बना और थॉर्नडाइक का जो पजल बॉक्स बना, ऐसे ही इन्होंने भी एक बॉक्स जो बना, जो इन्होंने प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किया था। बालकों पे भी किया है, लेकिन चूहों और कबूतरों पर इनका प्रयोग की प्रामाणिकता ज़्यादा है और वही व्यवहार में भी है। तो उन्होंने इन प्रयोगों के आधार पर स्किनर बॉक्स बनाया और उनमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और वहाँ से जो इन्होंने सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत को हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। स्किनर थ्योरी को अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे हम लोग थॉर्नडाइक के थ्योरी को, पावलोव के थ्योरी को भी 7-8 अन्य नामों से जाना था। उसी प्रकार से स्किनर के थ्योरी को भी हम लोग अन्य कई नामों से जानते हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जानते हैं और दूसरा नाम से पूछ दिया जाए तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, और जबकि वो भली भांति उसको वो जानते हैं, लेकिन नाम बदल देने से भी कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग यहाँ नोट कर लें कि स्किनर की थ्योरी को भी कई नामों से हम लोग जानते हैं, जिसमें कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, पहला इसका नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा है जो मैंने बोला था, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये आप लोगों को अगर कभी भी मौका मिले तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हम लोग के समय सिलेबस में हुआ करता था। अभी इसको हाल फिलहाल शायद आप लोगों में ये नहीं है, अन्य विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से है। ये जानना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। आगे चलकर जितने भी आप लोग स्टडी मटेरियल या जो मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं, लेसन प्लान तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जब टीचर आप लोग बन जाएंगे तो जब भी आप मॉड्यूल पे काम करेंगे तो मॉड्यूल जब बनेगी तो इस बीएफ स्किनर की प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वहाँ पे सहायता प्रदान करती है। इसलिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानना, स्टडी करना चाहिए। बीएफ स्किनर अगर हैं तो ये मान के चला जाता है कि उनका थ्योरी भी विद्यार्थी पढ़ेंगे। अगला है अनुक्रिया उद्दीपन, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। और अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है
साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है स्किनर बॉक्स का प्रयोग। अगला है SR थ्योरी, गलत बोल दिया मैंने, RS थ्योरी, वहां पे वो थर्नडाइक में और पावला में चला जाएगा, एक में बॉन्ड एक में थ्योरी। तो यहाँ पे RS थ्योरी, R मतलब रिस्पॉन्स, S का मतलब स्टिमुलस, रिस्पॉन्स स्टिमुलस का सिद्धांत। तो इतने नामों से हम लोग BF स्किनर के जो सिद्धांत हैं, हम लोग इसको इतने नामों से जानते हैं। BF स्किनर महोदय ने, जैसे मैंने हर बार बताया है कि सभी जो मनोवैज्ञानिक ये लोग हुए, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया उस पर एक किताब लिखी। उन किताबों में तो BF स्किनर ने भी जो किताब लिखी, जहां पर इसका सिस्टमेटिक विवरण दिया गया है, तो वहां भी आप लोग इसको गूगल से जाकर लेके पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो उनके जो BF स्किनर महोदय ने जो अपने अधिगम संबंधी विचारों को 1932 में उन्होंने प्रतिपादित किया और उन्होंने 2 पुस्तकें दी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म तथा बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हुई, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, काफी प्रसिद्ध है। व्यवहारवादियों की श्रेणी में स्किनर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बहुत बड़े व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने व्यवहार के, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने व्यवहार के 2 सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत में प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा में सक्रिय व्यवहार। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेस्पोंडेंट बिहेवियर, रेस्पोंडेंट बिहेवियर, और सक्रिय व्यवहार को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। तो एक हो गया रेस्पोंडेंट बिहेवियर और एक हो गया ऑपरेंट बिहेवियर। तो BF स्किनर ने जो सबसे ज्यादा जिससे जोर दिया व्यवहारवादियों में, उन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर पर सबसे ज्यादा BF स्किनर ने जोर दिया। बहुत संक्षेप में हम लोग कि रेस्पोंडेंट बिहेवियर क्या है और ऑपरेंट बिहेवियर क्या है, क्योंकि 2 शब्द आ गए हैं और इन्हीं पे हम लोगों को आगे, एक को सीख चुके हैं, एक को सीखना है, तो इसकी भी थोड़ी बहुत व्याख्या हम लोग समझ लेंगे, तो समझने में हम लोगों को क्या होगी, थोड़ी आसानी रहती है। शब्दों के एक, मैं कई बार वीडियो में एक बोला हूं कि पारिभाषिक शब्दावली। अब तक हम लोग, होता क्या है, जैसे कोई कठिन शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा और उसका अर्थ हम लोग जान लेते हैं, वही यहाँ पे हम लोग अब तक उसको इतिश्री मानते हैं कि कोई कठिन शब्द मिला, हमने उसका अर्थ जान लिया और हमारा जानने का हमारी इतिश्री हो गया। लेकिन एज ए टीचर, जब आप लोग एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं और आगे जब आप लोग शिक्षण कार्य करेंगे, तो प्रत्येक शब्द के, जितने भी शिक्षा जगत में शब्द आते हैं, उन सभी शब्दों की एक पारिभाषिक शब्दावली होती है। एक एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन इसलिए उसकी पारिभाषिक शब्दावली की इस थ्योरी में यह जो वर्ड है, इसका यहाँ पर क्या इसका अर्थ निकलता है। नहीं तो नहीं बोलते हैं कि नुक्से के हेर फेर से खुदा जुदा में बदल जाता है। तो ऐसे ही पारिभाषिक शब्दावलियों को जानना बेहद जरूरी है। आप लोग, जो लोग
काफ़ी सक्रिय रहे होंगे, सेंट्रल लाइब्रेरियों में गए होंगे, तो वहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने देखा होगा। तो एजुकेशन विभाग में भी इंसाइक्लोपीडिया की एक पूरी रैक होती है, आपके यहाँ भी है। और जब भी आप कभी कोई बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जाएं, एजुकेशन रैक में जाइए और वहाँ पे जाके इंसाइक्लोपीडिया को उसमें से निकालिए। कई वॉल्यूम होती है उसकी। तो इंसाइक्लोपीडिया जब आप लोग उसको लेंगे तो प्रत्येक एक एक शब्द की, अब जिसकी स्किनर की उन्होंने कहा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो ऑपरेंट शब्द की अगर व्याख्या ही उन्होंने उसमें उस इंसाइक्लोपीडिया में की गई है, एक सवा 1.5 पेज में। क्योंकि भाई ये एक इस पे कोई शब्द नहीं कि जो तैयार किया गया अर्थ बता दे, यह एक एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट किन कंडीशन में हुई और उसका क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या उसे थ्योरी बनी, उसकी पूरी एक मतलब क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक उसको डिफाइन किया गया होता है वहाँ पर। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली की भी एक डिक्शनरी होती है। जैसे आप लोग अंग्रेजी इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड भारद्वाज की डिक्शनरी जो आप लोग लेते हैं, फादर कमिल बुल्के की, हिंदी की आप लोग लेते हैं हरदेव बाहरी की, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एजुकेशन की भी एक डिक्शनरी आती है। जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी की आप लोग डिक्शनरी गुटका हिंदी में भी बोलते हैं, जरूर आप लोग रखा हो। तो एजुकेशन की भी एक डिक्शनरी होती है, उसको जरूर रखना चाहिए, खरीदना चाहिए, उसको पढ़ते रहना चाहिए। अगर इस फील्ड में और ज्यादा रूप मतलब गहराई में जानना है तो, और नहीं तो एक अब पूरी सिद्धांत को मैंने कभी इस पर न वीडियो बनाया और ना ही कभी मैंने पूरी चैप्टर का मैंने वो लिया। मैं हमेशा उसको अंशों में लेता हूँ। एक ही मैं कोई मीनिंग, या तो मीनिंग बताऊंगा और मीनिंग पे ही मैं एक घंटे की हमारी उस पर रहेगी, ताकि विद्यार्थी को एक ही शब्द पर कई रूपों से उसको जानने समझने को मिले। मेरा उद्देश्य उसको जानना, सब समझाना का उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। उसका एक अपना कॉन्सेप्ट फार्मुलेट हो जाए। और जैसे कि आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड आप लोग जानते हैं, बहुत सी ऐसी बातें जब एक ही टॉपिक पर पर्टिकुलर एक टॉपिक होगी जहाँ पर विषयांतर होने की संभावना नहीं है, बहुत सारे विषयों को नहीं लिया गया है, तो उस वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी बातों से जरूर माइंड कहीं ना कहीं उस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम करेगा। आप लोग सहमत होंगे, कहीं असहमत होंगे। जब सहमति और असहमति की जब अवस्था आएगी तो उस पर निश्चित रूप से आप स्टडी और ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। नहीं यहाँ पे उलझन है आप, तो निश्चित रूप से आपके व्यवहार में तो ऐसे भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लेकिन जब आप स्टडी करने लगे हमारे किसी बात से सहमति और असहमति को लेकर, तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में क्या होगा, और ज्यादा विस्तार होगा। और शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ संतुष्टि के लिए नहीं है। जो विद्या संतुष्ट हो गए वहां से तो फिर अधिगम की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है और वहां पे कोई नई बातें नहीं रह जाती है। तो इसके लिए विशेष रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि हम सिर्फ उतना ही पाकर संतोष न कर जाए, हम और ज्यादा स्टडी करें। मैंने एक किताब, कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, एस के मंगल और शुभ्रा मंगल की जो बुक है, दिल्ली हरियाणा से उधर से निकलती है, बहुत मोटी सी किताब है, महाभारत रामायण जैसी मोटी किताब होगी। इसलिए मोटी है कि उन्होंने किसी भी एक छोटे छोटे डेफिनेशन में नहीं लिखा। बाकी किताबें सब ये मूल किताबें हैं, और बाकी जो किताबें जो हम लोग अभी जो देखते हैं पतली पतली, ये सब उनसे नकल की गई किताबें, नोट्स गाइड जैसा विद्यार्थियों को दिया गया है। लेकिन वो किताबें मूल किताबें हैं जिसमें पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पर लेके और काफी विस्तार से व्याख्या की गई है। जैसे कि अभी हम पिछले थॉर्नडाइक के जो प्रयोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे रिवार्ड एंड पनिशमेंट। आप लोग जब उनकी किताबों को पढ़ेंगे या अन्य और भी राइटरों की किताबों को पढ़ेंगे जो मौलिक राइटर हैं, तो उनपे एक अलग से चैप्टर ही है पनिशमेंट का और एक अलग चैप्टर है रिवार्ड का। कभी अगर मौका मिला, ये तो खैर ये तो कितना मौका मिलेगा, अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को अलग से कि पनिशमेंट क्या है और रिवार्ड क्या है
इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी मीनिंग, इसके मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स, इसके जब इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन सावधानियां बरतेंगे, और इसमें बहुत सी बातें इसमें सीखने को आएंगी। आप लोग के अगर मूल किताब होंगी तो जरा वहां पे आप लोग देखेंगे, जो आप लोग किताब लिए हुए हैं वहां पे ये बातें आएंगी। तो स्किनर महोदय की जो रेस्पोंडेंट थ्योरी है, रेस्पोंडेंट से बिहेवियर की इन्होंने जो व्याख्या दे रहे हैं, वो व्याख्या इस रूप में इन्होंने दिया है कि इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना में, इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है, उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। उदाहरण के लिए पावलोव के प्रयोग में क्या प्रयोग था कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में सलाइवा का आना, लार का आना। तो उदाहरण के लिए मुंह में लार, मुंह में भोजन देने से लार का स्रावित होना प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है, यही है रेस्पोंडेंट बिहेवियर। पावलोव के प्रयोग से इस उदाहरण के अतिरिक्त प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। जैसे आप लोग सोचिए कौन से व्यवहार होते हैं, जैसे अचानक से कोई आपके चेहरे पर कोई टार्च जला दे, आंखों पे कोई टार्च जला दे, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना हमारी आज्ञा के, बिना हमारे चाहने न चाहने से हमारी आंखें क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। तो यह भी क्या है, रेस्पोंडेंट बिहेवियर है। मतलब कि उदाहरण में वहां पे, इसलिए मैंने दो उदाहरण दिया कि पावलोव की थ्योरी में आप लोगों ने भोजन के साथ लार का आना वो रेस्पोंडेंट बिहेवियर है, लेकिन इसको और व्यवहारिक, अगर हमारी कोई आंखों पर कोई टार्च जला दे तो आंखों का स्वाभाविक रूप से बंद हो जाना, यह क्या है, रेस्पोंडेंट बिहेवियर है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। हाथ में आप किसी छोटे बच्चे को लेके हाथ पे पिन न चुभोइए, उसको केवल थोड़ा बहुत ऐसे मतलब रोल प्ले कीजिए, नाटक कीजिए, तो क्या करता है, वो हाथ खींचने का प्रयास करता है। यह क्या है, रेस्पोंडेंट बिहेवियर है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। किसी बच्चे को पिन चुभो दिया जाए, हमें आपको माने वो बच्चा है, पिन चुभो दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हाथ खींचने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, इसी को स्किनर ने कहा रेस्पोंडेंट बिहेवियर। हमें लग रहा है कि अगर जो लोग वीडियो देखेंगे रेस्पोंडेंट बिहेवियर को नहीं भूलेंगे। अच्छा, जैसे कि हम लोग गर्मी के दिनों में हम बाइक लेके कहीं जाते हैं, बाइक धूप में खड़ी कर देते हैं, फिर आते हैं और अचानक जब हम मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं उठ के, अरे बहुत गर्म है। तो गर्म होना और तुरंत उस पे से हट जाना, हाथ रखा बहुत खींच लेना, ये क्या है, रेस्पोंडेंट बिहेवियर है, मतलब प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि स्किनर के थ्योरी में ये सब बातें आने वाली हैं, तो अब चूंकि उसकी व्याख्या नहीं की जाएगी तो इसलिए यहाँ पे मैं परिभाषित शब्दावली के रूप में मैंने ये बता दिया कि रेस्पोंडेंट बिहेवियर अब कितना नया शब्द है। जो लोग अगर नहीं पढ़ेंगे, जो लोग वीडियो को नहीं सुनेंगे, ऑनलाइन क्लास में ध्यान नहीं देंगे, अब कभी जो भाई मैं तो कई बार इस पे बल दे के व्यवहारिक रूप से मैं उसको बता दे रहा हूँ, अगर अचानक से कोई पढ़ाए और सिर्फ रेस्पोंडेंट बिहेवियर कह के आगे उस पर समझाने लगे, अब आपको पता ही नहीं कि रेस्पोंडेंट बिहेवियर क्या है, तो फिर क्या होगा, आपकी सुन रहे हैं लेकिन आपकी अधिगम प्रक्रिया बाधित ही रह जाएगी। इसलिए एक एक शब्दों को जानना बेहद जरूरी है। अब अगला क्या हो गया, ऑपरेंट बिहेवियर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पे हम लोगों को अभी काम करना है, रेस्पोंडेंट बिहेवियर। स्किनर महोदय ने रेस्पोंडेंट बिहेवियर को परिभाषित करते हुए कहा कि इस प्रकार का व्यवहार उपर्युक्त से, मतलब रेस्पोंडेंट बिहेवियर से ऑपरेंट बिहेवियर कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। यह व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता है। इसमें प्रयोज्य को
स्वेच्छा निहित होती है। जब वह व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक इस प्रकार के व्यवहार को करने के लिए तत्पर नहीं होगा, ऑपरेंट व्यवहार घटित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, स्किनर के प्रयोग में चूहे का व्यवहार ऑपरेंट है। इसी प्रकार घंटी बजने पर दरवाजा खोलना था न खोलना किसी व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अतः घंटी बजने पर दरवाजा खोलने से संबंधित व्यवहार ऑपरेंट व्यवहार है। स्किनर के प्रयोग में चूहा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लीवर को ऑपरेट करता है। इसी कारण इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अधिगम, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। अब आप लोगों को लगा होगा सर तो बहुत बड़ी इसकी परिभाषा हो गई। अब थ्योरी पे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं इनका प्रयोग मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, तो आप लोगों को इसमें ऑपरेंट बिहेवियर क्लियर होता जाएगा। अब चूंकि स्किनर की थ्योरी यहाँ पे ही उनकी बात आ गई है और अभी हम लोग थ्योरी को अभी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा बढ़ गई कि स्किनर की थ्योरी में कुछ ऐसा प्रयोग होने वाला है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात आई है। तो हम लोग थोड़ा बहुत इसको और आगे समझने का हम लोग प्रयास करें कि अन्य व्यवहारवादियों ने, जितने भी व्यवहारवादी हुए, तो जितने भी व्यवहारवादियों के समान वह अधिगम को व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया मानता था। उसने अधिगम का कारण अनुकूलन बताया, किंतु उसके अनुकूलन की प्रक्रिया सर्वथा भिन्न रूप से है। वास्तव में उसने अपने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व पहले से किए गए अधिगम संबंधी अध्ययनों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया और प्रत्यावर्तन रिफ्लेक्स के संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का क्रियात्मक विश्लेषण किया। उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का मूल आधार उत्तेजक अनुक्रिया संबंधों का निरीक्षित सहसंबंध है। मानव व्यवहार की व्याख्या करने में पूर्व मनोवैज्ञानिकों ने जिस सबलीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्किनर ने उस सबलीकरण अनुसूची शेड्यूल्स फॉर रीइंफोर्समेंट को और आगे बढ़ाया। उसने अपने एक आदर्शात्मक उपन्यास वाल्डन 2 में एक ऐसे समाज के प्रारूप की कल्पना की है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का रूप निर्धारण एवं नियंत्रण एक व्यवस्थित ढंग से पुरस्कार द्वारा किया जा सकता है। अब गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करना है और बेहतर तरीके से स्किनर को जानना है, तो स्किनर ने जो एक नॉवेल लिखी, उस नॉवेल का वाल्डन 2 WALDEN वाल्डन TWO वाल्डन 2 में उन्होंने एक जैसे कि रूसो की एमाइल है, उसको एमिल भी लोग बोलते हैं, तो जो रूसो की जो एमिल है, ठीक उसी प्रकार से यह बात आप लोग जान लीजिए। ये बात मैं भी पढ़ते समय नई बात मैं इसको जाना हूँ कि स्किनर महोदय ने भी एक नॉवेल लिखी है जिसको एमाइल 2, जिसको वाल्डन 2, जिसको स्किनर महोदय की जो नॉवेल है उसको वाल्डन 2 में उन्होंने एक ऐसे समाज की एक को इमेजिन किया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का रूप निर्धारण एवं नियंत्रण एक व्यवस्थित ढंग से पुरस्कार द्वारा किया जाता है। तो इस बार हम लोग आगे की जो एक और भी हम लोग का EPC 1 है, वहां पे मैं इस प्रयोग को कराऊंगा कि इस बार वाल्डन 2 पुस्तक लोगों को सब लोग लेंगे। इंग्लिश मीडियम के इस पर विद्यार्थी भी ज़्यादा हैं और इस पुस्तक को पढ़ के हम लोग एक
देखेंगे और समझेंगे कि स्किनर ने किस प्रकार से वार्डन 2 में कि एक ऐसी समाज की उन्होंने इमेजिन किया है जिसमें कि उसके व्यवहार रूप निर्धारण का पुरस्कार द्वारा उसमें एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। अभी इस पुस्तक को मैं भी पढ़ा नहीं हूं, लेकिन प्रयास करूंगा कि इस बार इस पुस्तक को पढ़ लिया जाए। जैसे कि रूसो की एमिल तो है, उसको तो पढ़ा गया है, ऐसे ही स्किनर की जो वार्डन 2 है इसको भी इस बार पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। स्किनर के अनुसार किसी प्रकार के व्यवहार के कारण को जानने के लिए हमें उसके पहले के वातावरण को भी देखना या उस पर विचार करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कहे हैं कि किसी के व्यवहार को, किसी के बारे में जानना है तो वहां के वातावरण के बारे में जानना और ज्यादा आवश्यक है। उदाहरणार्थ, किशोर बालकों में अपराध प्रवृत्ति पर्यावरण की कुछ विशिष्टताओं के कारण उत्पन्न होती है। व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन क्या है? आवश्यक है। स्किनर ने उत्सर्जित अनुक्रिया को प्रमुख माना। उसने बाह्य निरीक्षण योग्य व्यवहार को ही मनोविज्ञान का मुख्य विषय माना, क्योंकि उसने देखा कि और अनुमानित किया कि व्यवहार की वैज्ञानिक ढंग से जांच की जानी चाहिए और की जा सकती है। व्यक्ति का व्यवहार अधिगम के नियमों द्वारा नियंत्रित और रूपांतरित किया जा सकता है। स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए, उद्दीपन प्रसूत व्यवहार तथा क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो यहाँ पे स्किनर ने 2 व्यवहार बताए, उद्दीपन प्रसूत व्यवहार तथा क्रिया प्रसूत व्यवहार। जो अनुक्रियाएं ज्ञात उत्तेजकों के कारण होती है या उनसे उत्पन्न होती है वे उद्दीपक प्रसूत कहलाती हैं। क्रिया प्रसूत क्रियाओं का किसी ज्ञात उत्तेजक से संबंधित होना आवश्यक है। ये उत्सर्जित प्रतिक्रियाएं होती हैं। उद्दीपन प्रसूत और क्रिया प्रसूत अनुक्रियाएं दो प्रकार के कंडीशनिंग से संबंधित होती है, जिसे हम एस प्रकार और आर प्रकार कहते हैं। एस प्रकार के अनुबंध का संबंध उद्दीपन प्रसूत व्यवहार से इसलिए होता है क्योंकि सबलीकरण का संबंध उत्तेजक से होता है। यह पावलोव के सिद्धांत में स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार में अनुबंधित उत्तेजक घंटी की ध्वनि, अनानुकूलित उत्तेजक भोजन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो अनानुकूलित उत्तेजक के गुण स्लाइवा का आना, लार टपकना प्राप्त कर लेता है। आर प्रकार का अनुकूलन वह है जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन को ही सक्रिय अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सक्रिय अनुकूलन नाम का ही प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है या देखने को प्रायः मिलता है। कुछ मनोवैज्ञानिक सक्रिय अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशनिंग को नैमित्तिक अधिगम, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग अथवा नैमित्तिक अनुकूलन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी अनुक्रिया का अधिगम होता है जिसमें कुछ निष्पन्न प्राप्त होता है। यह भोजन की प्राप्ति में, दुख या दंड के निवारण में अथवा लक्ष्य की प्राप्ति में निमित्त या साधन रूप है। अतः कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका हिंदी रूपांतरण साधन अनुकूलन भी किया है। पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन से यह निष्पन्न नहीं होता, उसमें केवल एक अनुक्रिया का उद्दीपन से साहचर्य स्थापित होता है। कभी कभी नैमित्तिक अधिगम में
सन्निहित व्यवहार को परिचालक व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि यह वातावरण का परिचालन करता है। थोड़ी सी अन्य थ्योरी से स्किनर की थ्योरी थोड़ी सी इसमें लेंदी है, थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम लोग इनके प्रयोग को थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगी। अभी इसको कैसे, मैंने अभी दो व्यवहार को मैंने बताया, ऑपरेंट बिहेवियर और रिस्पोंडेंट बिहेवियर को समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम लोग इसको और ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का उन्होंने जो प्रतिपादन किया, तो उन्होंने जो प्रयोग किया वो उस प्रयोग के लिए एक बॉक्स बनाया जिसको हम लोग स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। स्किनर ने अपने बॉक्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए उसके व्यवहार को रीड करने के लिए। और उसका नाम जो दिया, उसका नाम रखा स्किनर बॉक्स। तो स्किनर के हम लोग ये जान गए हैं कि स्किनर के जो प्रयोग किए वो दो प्रयोग किए, एक चूहों पर किया, कबूतर पे किया। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा कि किस प्रकार सुनने में वो थोड़ा सा कभी कभी इमेजिन करना किसी बात पे कठिन हो जाता है कि भाई कैसे प्रयोग किया होगा, लेकिन उसको प्रयोग अभी भी इन भारतीय परिदृश्य में प्रयोग बहुत कम हुए, जबकि ये करना चाहिए। आज भी विदेशों के यूनिवर्सिटियों में आपको मिलेगा, यूट्यूब पे देखा जा सकता है। तो वहां पे ये जितने भी कंडीशनिंग ये थ्योरीज हैं, पावलोव की है, थर्नडाइक की है, स्किनर की, ये प्रयोग किए जाते हैं। इसकी वीडियो आप लोग देखने को मिलेगी। तो आप लोग कहेंगे तो इसका मैं यूट्यूब पे इसका एक वीडियो है, स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग का एकदम बिल्कुल एक्चुअल है, उसको देख के समझा जा सकता है कि किस प्रकार से स्किनर महोदय ने उसको प्रयोग किया था। तो उसमें हम लोग चूहे वाला जो उन्होंने किया था, तो चूहे वाला प्रयोग मैं आप लोगों को अभी मैं बताने का मैं प्रयास करता हूँ, फिर कबूतर वाला भी प्रयोग मैं इसको बताऊंगा। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया। चूहों में भी कौन से चूहे? सफेद वाले चूहे। सफेद वाले चूहे तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ब्लैक वालों से, तो उन्होंने सफेद चूहों पर उन्होंने प्रयोग किया। स्किनर ने एक बॉक्स में लीवर लगाकर उस लीवर का संबंध एक प्याली से कर दिया। इस लीवर को दबाने से खट की ध्वनि के साथ प्याली में भोज्य पदार्थ का टुकड़ा आ गिरता था। लीवर के स्थान पर ही बक्से में प्रवेश का मार्ग भी रखा गया था। स्किनर ने लीवर के पास बने मार्ग से चूहे को उस बक्स में छोड़ दिया। प्रवेश करते समय चूहे का पैर स्वाभाविक रूप से उस लीवर पर पड़ा और खट की ध्वनि हुई और साथ ही उसमें भोजन आ गया। चूहा बॉक्स में प्रवेश कर गया और उसने वहां रखे भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को खा लिया। स्किनर द्वारा इस प्रयोग को कई बार पुनरावृत्ति की गई तथा उसने देखा कि भूख लगने पर चूहा उस लीवर को बार बार दबाना सीख गया। अच्छा, कभी आप लोग के घरों में बिल्ली आती है ना, देखते हैं बिल्ली कैसे, ये जो प्रयोग है ना वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वहां पे समझा जा सकता है। जहां पे बंदर ज्यादा हैं, जिनके घरों पर, हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, तो हम लोग को बिल्कुल डेली के डेली इसको देखते हैं कि किस प्रकार से बिल्ली होती है। देखिए सेम व्यवहार को, आप दूध जहां रखते हैं बिल्ली चुपके आएगी और आपके दूध को, तो सेम प्रयोग को आप वहां पे देखा समझा जा सकता है।
आप बार बार और उसको अवलोकन करेंगे तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट का एक प्रकार हो सकता है। आप लोग उसको भी बैठ के रीड कीजिए और उसको नोट लिपिबद्ध कीजिए, नोट कीजिए। स्किनर ने लीवर की क्रिया के चयन के निम्नलिखित कारण बताए। पहला कारण था, यह क्रिया चूहे हेतु अत्यंत सहज थी। पहला, भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सहज होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा कठिन होगी तो एक्सपेरिमेंट हो पाएगा क्या? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट रखा गया कि भाई चूहा तो भाई मनुष्य जैसा तो स्मार्ट नहीं है और ना ही उसके पास बुद्धि है, तो भाई इस प्रकार का प्रयोग रखना है कि वो उसको करे और बाई चांस हो जाए। दूसरा, इस क्रिया में अन्य व्यवहार समाविष्ट नहीं होता, सही बात है। और तीसरा है, चूहे द्वारा 1 घंटे में अनेक बार लीवर को दबाने से उसके व्यवहार का अध्ययन सहजता से किया जा सकता है। भाई बार बार उसका पैर दबे, बार बार भोजन अरे बार बार, तब इस पे भाई उसको पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो वो क्रिया ही नहीं करेगा, इसलिए यह आसान भी है। उपर्युक्त प्रयोग के आधार पर स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि प्राणी को किसी क्रिया के उपरांत कोई उद्दीपक प्राप्त हो जाता है तो वह कार्य को तत्परता से करने लगता है। इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों के वांछित व्यवहार को पुनरावृत्त कराया जा सकता है। बालकों की वांछित अनुक्रिया के उपरांत विभिन्न प्रकार के उद्दीपन दिए जाने पर उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। स्किनर के इस सिद्धांत के आधार पर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्बलन को महत्व दिया गया। देखिए, मैं एक वीडियो में कहा था कि भारतीय परिसंदर्भ में हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। इसका मैं एक बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण में बताता हूं। आप लोग, ये सारी पृष्ठभूमि सब बनी हुई है, लेकिन नाम उसी का होता है ना जो काम करता है ना। हम लोग जब छोटे रहे थे तो घर में जो दादा दादी थे, विशेष रूप से जो दादी थी, तो वो आपको हर बार एक काम कहेगी। अब बार बार भाई कोई काम आपको बार बार कहे तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन काम करवाना, भाई आदत हैबिट डालनी है और उसका उद्देश्य है काम करवाना। तो काम करवाने के लिए हर बार मेरा ये काम कर दोगे ना तो मैं तुमको एक टॉफी दूंगा। आप लोग भी, जो लोग घरों में जो लोग पेरेंट बन गए हैं, ये अनुभव किए होंगे, बच्चा आज तुम ये लिख के दिखाओगे ना तो मैं तुमको एक किट कैट दूंगी, आज तुम ये कर दोगे ना तो हम तुम्हें एक किंडर दूंगी। ऐसे करते हैं ना, नहीं करते? तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, पुनर्बलन है। अब वो लड़का, आज तुम 1 घंटा पढ़ लोगे, तुम प्रथम श्रेणी में आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें इस बार साइकिल दूंगी। तो इस प्रकार का जो क्या है, ये जो फीडबैक जो दिया जाता है, यह फीडबैक बालक को या अधिगामी को क्या करता है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा होता है ना। तो स्किनर ने, देखिए, यही प्रयोग को हम लोग आज मतलब सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक आधार नहीं दिया गया, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट कि हम लोग की जरूरतें नहीं पड़े। हम लोग भारतीय संदर्भ में बड़ा बड़ा हम लोग काम करते हैं, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा को हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसीलिए सारी थ्योरियां आप लोग पूरी बीएड के में थ्योरी पढ़ेंगे, भारतीय संदर्भ की थ्योरियां न के बराबर मिलेंगी। अब सिलेबस में डाली गई, पहले तो और भी नहीं थी, क्योंकि सिस्टमेटिक आधार हमारे यहाँ नहीं दिया गया, व्यवहारिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। हम लोग देखिए, ये भी व्यवहारवादी। देखिए, प्रश्न तो ये है कि ये भी स्किनर, थॉर्नडाइक, ये लोग भी व्यवहारवादी हैं, लेकिन
इन्होंने, और हमारा भी जो था वो व्यवहार ही था, लेकिन इन्होंने एक व्यवहार को एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। तो इस प्रकार स्किनर का हम लोग इस प्रयोग को हम लोग समझ गए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को जो ये बताया, सामग्री जो दिया, वो आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो एक बात ये है कि स्किनर महोदय का जो प्रयोग है वो अन्य प्रयोगों से थोड़ा ज़्यादा क्या है, ऑथेंटिक है, और इसमें गलत व्यवहार पर, गलत अनुक्रिया करने पर किसी भी प्रकार का फीडबैक नहीं दिया जा रहा है। फीडबैक के रूप में जो भोजन मिल रहा है वो तभी दिया जा रहा है जब बालक सही अनुक्रिया कर रहा है। तो सही अनुक्रिया करने पर ही फीडबैक दिया जा रहा है। तो इनके जो सिद्धांत दिए, स्किनर महोदय ने जो सिद्धांत दिए, वो सिद्धांतों में इनके 2 सिद्धांत वो दिए। तो 2 सिद्धांत, ऐसे तो 4 सिद्धांत दिए। एक पुनर्बलन का जो सिद्धांत, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जो सकारात्मक जो पुनर्बलन होता है, उन्होंने माना कि इससे बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उससे बालक के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है और सीखने के लिए उसे प्रेरित किया जा सकता है। अब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, माने उसको भी, इसका मीनिंग भी हम लोग इसको यहीं पे हम लोग इसको मीनिंग भी जान लें तो और ज़्यादा सहायता रहेगी। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के संबंध में ML बिग्गी, BIGGE, ML बिग्गी ने लिखा है कि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें सतत अथवा संभाव्य अनुक्रिया होती है। ऐसे समय में सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ML बिग्गी महोदय कह रहे हैं कि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया अधिगम की क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें सतत मतलब निरंतर और संभाव्य अनुक्रिया होती है। अंग्रेजी में संभाव्य अनुक्रिया होती है। ऐसे समय में सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रयोगों के परिणामों के आधार पर स्किनर ने कहा है कि व्यवहार प्राणी अथवा उसके अंश की क्रिया संदर्भ में गति है। यह गति या तो प्राणी में स्वयं निहित होती है या किसी बाह्य उद्देश्य अथवा शक्ति के क्षेत्र से आती है। जैसे मोटिवेशन क्या है भाई, इंटरनल भी होता है, या तुम अंदर से इतना मोटिवेट हो कि हम स्वतः ही अपना काम करें, और या हमें बाहर से कोई मोटिवेट करे। तो दोनों रूपों में व्यक्ति के व्यवहार में इसमें परिवर्तन देखा जा सकता है और परिवर्तन कराया भी जा सकता है। अनुक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अनुक्रियाएं क्या हो गई, 2 प्रकार की होती हैं। एक अनुक्रियात्मक अनुक्रिया और दूसरा होती है निर्गमित अनुक्रिया। तो अनुक्रियात्मक अनुक्रिया क्या है, इस प्रकार की अनुक्रिया इस प्रकार के अधिगम से संबंधित होती है। इस अनुक्रिया के अंतर्गत पुनर्बलन हेतु एक ज्ञात उद्दीपन को वांछित अनुक्रिया के साथ संबंध कर दिया जाता है।
और दूसरा है निर्गमित अनुक्रिया, इसको हम लोग आर बोलते हैं। निर्गमित अनुक्रिया आर प्रकार के अधिगम से संबंधित होती है। इस प्रकार की अनुक्रिया में प्राणी स्वयं अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया के पीछे अनेक उद्दीपन हो सकते हैं। इस प्रकार की अनुक्रिया में उद्दीपन अज्ञात अवस्था में रहता है। अब आगे है पुनर्बलन। तो यहाँ तक की वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखूँगा। अगले वीडियो में हम लोग स्किनर के पुनर्बलन के जो उनके क्या अर्थ है स्किनर महोदय के अनुसार, और पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या सिद्धांत है, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। इस YouTube को आप लोग जब देखते हैं तो थोड़ा बहुत इस देखें तो इसमें जो समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको कमेंट भी कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को भी रख सकते हैं। इससे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है और पुनः उस पर हम लोग आपके प्रश्नों के अनुसार उस पर हम लोग काम करते हैं। जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका भी इस थ्योरी से संबंध है। जो फीडबैक होता है ना, ये फीडबैक किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और यही अगर सकारात्मक फीडबैक हो तो उस व्यक्ति को और ज़्यादा उत्साह मतलब अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और उसको और बेहतर तरीके से कार्य को करता है। तो इस प्रकार आज हम लोग स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जो सक्रिय अनुकूलित अनुबंधन का जो सिद्धांत है, हम लोग इस पे हम लोगों ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में हम लोगों ने जाना। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम और इस पर बात करेंगे। इसको शार्ट रूप में मैं इसको रिवाइज कर दूं कि स्किनर महोदय का जो सिद्धांत है उसको कई नाम से हम लोग जानते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको इसी नाम से मनोवैज्ञानिकों ने इसको ज़्यादा जाना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत स्किनर बॉक्स भी लोग बोलते हैं, कभी कभी प्रयोग में यह भी आ जाता है। मैंने इनका पूरा नाम बताया कि बरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, यह व्यवहारवादी हैं, यह एक आर्थर हैं, यह इन्वेंटर हैं, यह सोशल फिलोसोफर हैं और इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ये जनक भी हैं। स्किनर के सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा पुनर्बलन के सिद्धांत पर बल दिया गया है और सही अनुक्रिया पर फीडबैक के रूप में दिया जा रहा है, गलत अनुक्रिया पर नहीं दिया जा रहा है। आगे की वीडियो में हम लोग इस बात को जानेंगे कि सिर्फ सकारात्मक फीडबैक देकर ही किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, बल्कि नकारात्मक पुनर्बलन देकर भी उसके व्यवहार में परिवर्तन कराया जा सकता है। स्किनर ने जो अपने प्रयोग में सिद्ध किया कबूतर और चूहों पर, सफेद चूहों पर, उन्होंने हर गलत अनुक्रिया पर उसको एक बिजली का शॉक लगता है, करंट जैसा, एक झटका जैसा लगता है। वो जो करंट झटका शॉक है वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव पुनर्बलन है। तो नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, नकारात्मक पुनर्बलन देकर हम उसके गलत अनुक्रिया को रोकते हैं। जैसे बालक जब कोई गलत काम करता है तो गार्जियन उनका पिटाई करते हैं,